तो मित्रों फिर से आरंभ कर रही हूँ कहानी एक और बोधी। नीली तितली कहानी संकलन से यह कहानी आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें सूरीनाम के कुछ दृश्य आप देख पाएंगे। एक और बोधी। दीदी कैसी हैं आप? सात समंदर पार से भी उसके आवाज़ की खनक को मैं टेलीफोन पर पहचान पा रही थी। खुशी हुई वह खनक सुनकर, क्योंकि आखिरी बार जब उससे मिली थी तो वह बहुत उदास थी, और उस उदासी के ऊपर जो मुस्कुराहट का लबादा ओढ़ कर आई थी, रेवा उसे बहुत स्पष्ट रूप से पहचान पा रही थी। वह कुछ कहे इससे पहले ही फ़ोन कट गया। रेवा ने फिर मिलाया तो दूसरी ओर से व्यस्त लाइन की डायल टोन आ रही थी। उसने कुछ देर फ़ोन को खाली छोड़ना मुनासिब समझा, ताकि कॉल आ तो सके। फ़ोन तो खाली छोड़ा, लेकिन मन पर पड़ी दस्तक उसे ले गई दूर एक देश में। रिश्ते कैसे बनते हैं, यह रेवा ने अपना देश छोड़ने के बाद ही जाना था। नई जगह, नए देश में अकेलेपन और टीवी से ऊब कर जब बच्चे परेशान हो गए, तो रेवा और जय उन्हें नज़दीकी पार्क में ले जाने लगे थे। पैरामैरिबो। सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो का इकलौता पार्क, इकलौती बेकरी फर्नांडस के सामने। यूँ तो उस पार्क में कुछ भी खास न था। दिल्ली की हर कॉलोनी, खासकर एनडीएमसी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनियाँ, जहाँ रेवा और जय ने काफ़ी समय बिताया था, उनमें हर स्क्वायर के बीच ऐसे पार्क थे, खुले खुले, जहाँ चलने के लिए विशेष ट्रैक बने थे, और एक कोना बच्चों के झूलों का तो एक कोना सुंदर फूलों का होता था, और पूरे पार्क में हरी मखमली घास बिछी रहती थी। फरवरी मार्च के महीनों में तो पार्क रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हो जाते थे, लेकिन यहाँ पैरामैरिबो में एक अकेला पार्क था जो दूर दूर के लोगों के लिए आकर्षण था। बड़े से पार्क के बीचों बीच एक परगोला बना था, जिसमें गोलाकार पत्थर की मेज़ों के इर्द गिर्द बिछी बेंच पार्टी और पिकनिक मनाने आए समूहों के लिए वरदान थी। परगोले के चारों ओर सघन वृक्ष भरी दोपहर में शीतलता प्रदान किया करते थे। रविवार को तो उस पार्क में पिकनिक मनाने वालों की बहुत भीड़ रहती थी, और बच्चों की छुट्टियों में हर शाम माता पिता बच्चों को उस पार्क में लाते थे। वहीं पर कुछ क्रियोली भांति भांति के व्यंजन बनाकर बेचने भी आते थे, और रंग बिरंगे गुब्बारे, बत्तख, शेर, चीते के रूप के गुब्बारों को देखकर बच्चे मचल उठते थे। तो शाम के समय पार्क के हर कोने में लगी मध्यम बत्तियां जगमगाती थीं और एक सुंदर सुकून भरा वातावरण उत्पन्न कर देती थीं। परगोलों के घेरे पर लगी झालर, रंगीन लड़ियों की झालर उसे और अधिक आकर्षक बना देती थी। वे सब वहीं मिले थे। सबसे पहले बच्चे, फिर संध्या और रेवा, और फिर जय और करण भाई, फिर पूरा परिवार। और परिवार से जो आत्मीयता मिली, वो परदेस में उनका सहारा बनी। एक सुनहरी सी कशिश भरी शाम थी। मंद शीतल वायु रह रह कर गुलमोहर की नन्ही नन्ही पीली पीली पत्तियों की बौछार कर जाती थी। जय बड़े बेटे के साथ परगोले में बनी बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे, और रेवा 3 साल के नन्हे वेद को झूलों पर झुला रही थी। वेद की जिद थी कि वह छोटे स्लाइड पर अपने आप फिसलेगा और मम्मा उसे बिल्कुल नहीं पकड़ेगी। रेवा दूर खड़ी रही। छोटा बालक आत्मविश्वास के साथ स्लाइड पर फिसलता और फिर दूसरी ओर जाता, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर चढ़ता।
ऊपर की पटरी पर जब वह जाकर खड़ा होता तो रेवा के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, किंतु बच्चे के चेहरे पर फतह के भाव उसे ताली बजाने को बाध्य कर देते थे। इसी खेल के बीच एक अन्य छोटी बच्ची आकर झूले पर फिसलने लगी थी। हम उम्र बच्चे आपस में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। उन्हें अपने भावों के आदान प्रदान के लिए भाषा की भी आवश्यकता नहीं होती। दोनों हाथ पकड़कर खेलने लगे। एक ऊपर पहुंचता तो दूसरा उसके फिसलने की प्रतीक्षा करता, और जब वह फिसल जाता तो दूसरा ऊपर चढ़ता। मौन सामंजस्य से भरपूर यह खेल काफी देर तक चलता रहा। वे ऐसे ही सहज होकर खेल रहे थे कि जैसे बरसों पुरानी पहचान हो उनकी। बच्चों और बड़ों में यही अंतर होता है। बच्चे जितनी सहजता से आपस में मिल जाते हैं, बड़ों को वह दूरी पाटने में उतना ही समय लगता है। रेवा सोच ही रही थी कि काफ़ी समय हो गया, अब वेद को वापस लौटने के लिए बुलाना चाहिए, कि झूले की दूसरी ओर खड़ी महिला, जो वेद के साथ खेल रहे बच्चे की माँ थी, आगे आई। देखने में रेवा की हम उम्र ही थी और हिंदुस्तानी भी थी। बहुत संकोच के साथ बोली, दीदी आप भारत से हैं? तो रेवा ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, मैंने आपको देखते ही समझ लिया था कि आप भारत से हैं। मेरा नाम संध्या है। उसके मुंह से हिंदी सुनकर रेवा को बहुत आश्चर्य हुआ। बात का तार उसने पकड़ा ही था कि संध्या बोली, दीदी रुकिए ना, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, उसको हिंदी आती है। रेवा स्वतः ही बोल उठी, आप भी तो हिंदी बोल रही हैं। वह थोड़ा झिझक के साथ बोली, दीदी मैं टूटा फूटा बोल लेती हूँ, आप मेरी बात को उतना बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरा पति हिंदी फिल्में ताकता है, वह अच्छे से बात कर सकता है। और बड़े उत्साह के साथ वह न सिर्फ अपने पति अपितु साथ में परिवार के बाकी सदस्यों को भी बुला लाई। तब तक जय और बड़ा बेटा भी उधर ही आ गए थे और सब लोग आपस में मिले। औपचारिकताएं तुरंत ही आत्मीयता में बदल गईं। उनके लिए हमारा भारत से होना ही काफ़ी था। भारत उनके पूर्वजों का देश, जिससे हर सूरीनामी हिंदुस्तानी का दिल एक अटूट बंधन में बंधा होता है। दोनों परिवार जब अलग हुए तो एक दूसरे से फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान करके और दोबारा जल्दी मिलने का वादा लेकर ही आगे बढ़े थे। 2 दिन बाद रविवार था और सुबह ही करण भाई का फ़ोन आ गया कि आज हम आपको अपना घर दिखाना चाहते हैं। स्नेह भरे आमंत्रण को ठुकराने का तो प्रश्न ही नहीं था। इसी तरह आपसी स्नेह और मैत्री का नया संबंध पनपता गया, घनिष्ठता बढ़ती गई। संध्या ने अपनी माताजी के जन्मदिन पर रेवा को सपरिवार आमंत्रित किया। सरल सहज मधुर लोगों से मिलना दिल को बहुत अच्छा लगा। फिर तो सप्ताह 2 सप्ताह में परिवारों का मिलना आम हो गया। कभी एक दूसरे के घर पर तो कभी पिकनिक या पार्क में। और कुछ नहीं बनता तो खरीदारी कराने के लिए एक नई बाजार को दिखाने के बहाने ही संध्या रेवा को मना लेती। तब तक संध्या ने बिटिया के जन्म के बाद काम पर जाना शुरू नहीं किया था, तो उसे काफ़ी समय रहता था। कभी कभी कुछ नया बना कर ले आती तो कभी कुछ सीखने आ जाती। फिर उसने वापस काम पर जाना शुरू किया। खुश थी कि जिस नामचीन वकील के यहाँ पहले से काम करती थी, वहीं से उसे बुलावा आ गया था। किंतु बहुत समय घर पर रहने के बाद
जिंदगी के नए सुरों पर ताल बिठाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। थकान, व्यस्तता के चलते अब उन दोनों का मिलना थोड़ा कम हो गया था और जय के 1 माह की छुट्टियों में भारत जाने और वापसी पर मुलाकातों का सिलसिला तो थम सा गया। कार्य के दबाव के रहते समय की कमी थी और फिर धीरे धीरे रेवा को एक खिंचाव का आभास होने लगा। रेवा सोचती रही शायद किसी बात से तकलीफ हुई हो। कई बार संध्या से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसने व्यस्तता का एक नया बहाना बना दिया और फलतः फोन भी कम होते गए। रेवा कारण जानने को बेचैन थी। वो भूल से भी उन भले लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी और जाने अनजाने यदि उससे भूल हो भी गई हो तो उसका प्रायश्चित करना चाहती थी, पर किसी भी प्रकार उसे अवसर ही नहीं मिल रहा था। संध्या के बड़े बेटे की 10वीं वर्षगांठ थी। उसने बहुत आग्रह से उसे बुलाया। रेवा किसी भी तरह ये अवसर छोड़ना न चाहती थी। करण ने कार्यालय से आधे दिन की छुट्टी ली। उपहार पहले ही खरीद लिया था। रेवा ने संध्या का मनपसंद गाजर का हलवा बनाया और वे पहुंच गए संध्या के घर। घर में उत्सव का माहौल था। संध्या और करण दोनों के ही परिवार वाले और मित्र उपस्थित थे, किंतु संध्या और करण दोनों बहुत बुझे हुए लग रहे थे। शायद तैयारियों में थक गए होंगे। रेवा पहले की भांति संध्या के पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई। आज वह सब गलतफहमियां दूर करने का मन बनाकर आई थी। उसने कहा, संध्या, तो मुझे दीदी कहती हो तो आज मेरी एक बात का मान रखो। पूछे दीदी, मैं कोशिश करूंगी। उसकी जुबान से श सायास निकलता था, लेकिन रेवा ने महसूस किया था कि जब भी वह परेशान होती थी वह श को स कह जाती थी। संध्या, मुझे बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या मुझसे नाराज हो? क्या मुझसे या हम में से किसी से कोई भूल हुई है? नहीं दीदी, यह बात नहीं है, संध्या ने कहा और उसी रौ में कहती गई, शायद मुझे आपसे छिपाना नहीं चाहिए था। मैंने करण से तलाक ले लिया है। हैरान, हतप्रभ उसका मुंह देखती रह गई रेवा। जिस सहजता से कह गई थी, रेवा को लगा संध्या मजाक कर रही है, किंतु उसकी आंखों में छिपा दर्द कह रहा था कि वह सच है। तभी उसकी भौजी अंदर आ गई, भाभी, और उसने आंखों से ही रेवा को समझा दिया कि उसके सामने कोई बात नहीं करनी है। भाजी कहने आई थी कि सभी लोग पार्टी बस पर सवार हो चुके हैं और रेवा और संध्या का इंतज़ार कर रहे हैं। सूरीनाम में जन्मदिन या कोई और जश्न मनाने के लिए पार्टी बस एक आम आयोजन था। पार्टी के लिए किराए की एक बस एक सुख साधन है। आमतौर पर एक पारंपरिक बस को संशोधित करके मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी हुई बस में लोग मस्ती में गाते बजाते खाते पीते पूरे शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। सड़क से गुजरते लोगों के लिए यह एक आम नज़ारा है। वे उन्हें जाते देखकर हाथ हिलाते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद जब बस वापस पहुंची तो संध्या फिर से मेहमानों के साथ व्यस्त हो गई। आने जाने वालों की भीड़ में कुछ कहने और सुनने का अवसर नहीं हुआ। चलते चलते रेवा बस यही कह पाई, संध्या, फ़ोन करना। और संध्या ने नम आँखों के साथ उसका हाथ हल्का सा दबा दिया। काफ़ी दिन फिर चुप्पी के निकल गए। रेवा संध्या की सोच सोचकर बहुत परेशान थी। एक अजीब झंझावात में थी। समझ नहीं पा रही थी कि कुछ समय पहले तक
जो रिश्ता इतना मजबूत दिखा था, अचानक उसे किसकी नज़र लग गई? ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण संध्या और करण ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया? वह उसका दर्द बांटना चाहती थी। कई बार फ़ोन करने की कोशिश की पर बात न हुई। फिर एक दिन संध्या का ही फ़ोन आ गया। सीधा सपाट वाक्य, दीदी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आपके और अपने घर के बाहर। बताइए कब और कहाँ आऊँ? फिर वहीं फर्नांडिस वाले पार्क में मिली थी दोनों, लेकिन इस बार अकेले। आंसुओं की अविरल झड़ी रेवा ने बहने दिया। उसकी पीठ पर हल्के स्पर्श से सहलाती रही, उसकी हिचकियाँ सुनती रही, बस सुनती रही, मौन। वह जानती थी मन की पीड़ा बहकर ही कम हो सकती है। होगी भी या नहीं यह भी वह नहीं जानती थी। हर व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा तो स्वयं ही भोगनी होती है, लेकिन कभी कभी किसी से अपने मन की बात कहकर हमारा मन हल्का हो जाता है। रेवा बस वह निमित्त बनना चाहती थी। बहुत पहचाने के बाद उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बहुत सोचा, लेकिन अब बस टूट गई हूँ। मैंने करण से तलाक ले लिया है और परिवार में कोई ये बात नहीं जानता। इसका कारण करण का किसी और महिला के साथ संबंध है। संध्या, कहीं कोई गलतफहमी? नहीं दीदी, कोई गलतफहमी नहीं है। ये संबंध आज का नहीं है, पुराने जन्म का है, ऐसा वह मानता है। मुझसे विवाह होने से पहले का है। विवाह उसने अपने पिता का मान रखने के लिए किया। देखिए, आज भी सूरीनाम में यह संस्कृति है कि माता पिता की बात को टाला नहीं जाता, फिर चाहे उसका जो भी प्रभाव हो, लेकिन पिता की बात को टालना वहाँ आज भी उनकी संस्कृति में नहीं है। वापस आते हैं दीदी, हमारी कहानी वह कहानी है जो गलत शुरू हुई। हमें जोड़ना ही नहीं था, या शायद जोड़ना और यह भोगना ही हमारी नियति था। हमारा संबंध करण के पिता ने जोड़ा था। वह मेरे पिता के मित्र थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दीदी उन्होंने यह भूल की कि करण और उस काली औरत के संबंध के बारे में जानते हुए भी उसे स्वीकृति नहीं दी और करण को मेरा हाथ थमा दिया। हमने कोशिश की दीदी, हम दोनों ने कोशिश की। उसने बहुत कम, मैंने बहुत ज़्यादा। करण के पिता ने मुझसे वादा लिया था, हमें समझाया था कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दो पहियों की तरह परिवार रूपी गाड़ी को चलाते हैं। अगर इसमें एक भी पहिया कमज़ोर हो तो पूरी गाड़ी चरमरा जाती है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो पूरे जीवन काल तक निभाना होता है, मैं ये समझती हूँ, लेकिन दूसरे पहिए का होना तो ज़रूरी है ना दीदी। उसे बांधने के लिए ही मैंने रवि को इस संसार में लाने का फैसला किया। पिता बनने के समाचार से वे कुछ समय तक बदल गया था। वे हल्के गुनगुने दिन थे। इसी पार्क में ले आता था वो मुझे। उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठती तो आंखें खोलने की इच्छा न होती। डरती थी कि मेरे कांच के महल में दरार तो न आ जाएगी। 3-4 वर्ष बहुत सुंदर बीते। वो एक बहुत अच्छा और संवेदनशील पिता है। मैं भी उस पर विश्वास करने लगी थी, जिंदगी से प्यार करने लगी थी। लेकिन पिताजी के मृत्यु के बाद करण का रुख बिल्कुल बदल गया। पिताजी शायद जानते थे कि करण का सुधार सतही है। शायद इसी कारण वो हमारा यह घर और उसके बगल में एक ज़मीन का टुकड़ा, दोनों
मेरे नाम कर गए थे। करण को उनकी वसीयत सुनकर और पढ़कर बहुत जोर का झटका लगा। कुछ ही दिनों में वह वापस अपने पुराने रूखे व्यवहार पर आ गया। परिवार बच्चों की जिंदगी का मूल आधार होता है। अपने रवि को उसके पिता के प्यार से मैं वंचित नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप रिश्ती रही। अपने परिवार को कभी कुछ न कहा। करण और रवि और ज़मीन दोनों के कारण मुझसे बंधा था। मैं किस्मत समझ निभाती रही। कभी कभी वह मेरे पास आता, मुझे उससे किसी और की बू आती, पर फिर भी हर बार एक नई उम्मीद और ढेर सारे अश्रुजल के साथ मैं समर्पित होती रही क्योंकि मैं अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। एक आखिरी उम्मीद के संग मैंने एक नया फैसला लिया, फिर से माँ बनने का, बीते मधुर पलों को फिर से जीने का। कुछ समय लौटा, लेकिन उधार का रहा। वो दोनों तरफ से लाभ लेता रहा। मैं उसके मित्र से भी मिली, और जब उसने मुझे बताया कि वह किसी बीमारी के कारण माँ नहीं बन सकती है और करण को बच्चे बहुत पसंद हैं और यही कारण है कि करण मेरे साथ है, फिर मैं बुरी तरह टूट गई। मन करता था किसी नदी में कूद जाऊं, किंतु बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, तो मैंने वक्त के साथ बहते रहने का निर्णय लिया। दीदी, आपकी गुनहगार हूँ मैं आपसे बचती रही। शायद मैं अपने आप से बच रही थी। अपनी बूढ़ी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए अभी भी उसके साथ हूँ, जश्न में शरीक हूँ, सभी उत्सव त्योहार साथ करती हूँ। मैं जानती हूँ ये घर मेरे नाम है, लेकिन उसके पिता का है। मैं उसे निकाल नहीं सकती। वह अपने मन से आता है, मन से जाता है, कभी कागज़ पर लिखकर तो कभी रवि को बोलकर। रवि सब समझता है, किंतु कुछ कहता नहीं। वह जानता है हम तलाक ले चुके हैं, लेकिन वह भी यही चाहता है कि उसका पिता उसके साथ रहे। समय के साथ सब बच्चे बड़े होते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो हालातों को देखते हुए माँ बाप द्वारा किए गए निर्णय को समझने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। दीदी, मेरा बच्चा भी हमारे हालात को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सभी बातें याद कर रही थी, और आज संध्या की एक चहक कुछ खास होने का संकेत कर रही है। जानने को उत्सुक रेवा ने फिर से फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही संध्या की वही चहकती हुई आवाज़ आई, दीदी, खुश खबर है। जानती हैं, करण की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। पता है, जिसके साथ वे गई वह बहुत पैसे वाला था। कल दोनों हॉलैंड जा रहे हैं। अरे वाह संध्या, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें करण वापस मिल गया। नहीं रे दीदी, वो तो मेरा था ही नहीं। बहुत तरस आ रहा है उसकी हालत देखकर। टूट गया है, पर वो मेरा नहीं है। मैं अभी तक समर्पण कर रही थी, अब त्याग रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने बच्चों को सक्षम और अच्छा इंसान बनाने में सफल हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी, संध्या की, रेवा की और सूरीनाम की बदलती संस्कृति की। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। पुनः एक बार जनसुलभ पुस्तकालय का दिल से आभार। शुक्रिया।